आईक्यू को सही जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका आईक्यू लेवल हाई होने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपके इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर जीनियस होने के बावजूद आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत हाई था, फिर भी वो सेम मिस्टेक रिपीट करते रहते थे। यूजुअली इसमें उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व रहती है। विंसेंट वैन गो एक फेमस एग्जाम्पल है कि कैसे एक जीनियस भी बैड इमोशनल इंटेलिजेंस से अफेक्टेड हो सकता है। वैसे सब जानते हैं कि वो बड़ा ही ग्रेट पेंटर था, बड़ा टैलेंटेड था, फिर भी लाइफ टाइम वो मेंटल इलनेस का शिकार रहा। इंटेलिजेंट होते हुए भी वो जिंदगी भर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता रहा। इसीलिए तो डैनियल गोलमैन का मानना है कि EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैन मैटर मोर देन IQ, जबकि एवरेज IQ और गुड IQ वाले लोग लाइफ में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। वहीं हाई IQ और लो IQ वाले लोग ऑलमोस्ट फेल ही होते देखे गए हैं। इससे पहले कि आप अपने बैड लक का रोना रोए, आपको एक बात हम यहाँ पर बता देते हैं कि EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव की जा सकती है। ये एक अच्छी खबर है। ये गोलमैन की किताब का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल है। सबसे पहले EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए और फिर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रूव करना है उसमें आपकी मदद की जाए। तो यही है इस किताब का मेन गोल। तो आइए फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इमोशंस के बारे में बताया जा रहा है। मतलब ये कि आपकी लाइफ में एक भी सेकंड ऐसा नहीं होगा जो कि इमोशन के बिना गुजरता हो। ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। हमें इस इमोशनल पार्ट के साथ जीना सीखना ही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारे इमोशंस हमारी लाइफ के बाकी एरियाज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और हमारे थॉट्स यानी कि हमारे विचारों को। जिसका मतलब है कि EI यानी कि हमारा ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे नॉर्मल इंटेलिजेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सब कभी ना कभी लाइफ में बहुत ही सैड होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन एक बात जो आपने शायद ही नोटिस की होगी कि कैसे सैडनेस हमारे थॉट पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। तब आप पास्ट के अपने अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा याद करने लग जाते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, ये आपके सैडनेस को ट्रिगर कर देगा, जिससे आपको अपने पहले वाले ब्रेकअप्स भी याद आने लगेंगे और ये सारी मेमोरीज आपकी सैडनेस को और ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे कि आपको अपनी जिंदगी बहुत ही बदतर लगने लगेगी, बहुत ही बेकार लगने लगेगी। लेकिन आपको पता है यहाँ पर अच्छी बात क्या है? ये दूसरे तरीके से भी उतना ही इफेक्टिव है। आप अपने थॉट्स से इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और यही चीज गोलमैन की इस किताब का एसेंस है, ताकि आपको मदद कर सके एक इमोशनल इंटेलिजेंस बूस्ट करने में। आगे बात करते हैं ब्रेन एंड इमोशंस के बारे में। डैनियल गोलमैन न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट है, जिन्हें ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीकों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। उन्होंने एक चीज देखी कि हमारे ब्रेन में इमोशंस बहुत ही डीप लेवल तक होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड यानी कि कुछ पुराने और कुछ यंगर यानी कि कुछ बहुत ही फ्रेश पार्ट मौजूद होते हैं। और ऐसा होता है कि जो पार्ट इमोशंस को कंट्रोल करता है ब्रेन का काफी ओल्ड पार्ट होता है, काफी पुराना पार्ट होता है, इतना पुराना कि ह्यूमैनिटी की शुरुआत के टाइम से। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? यही कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि इनके होने का कुछ मतलब तो जरूर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एमिगडाला एक ऐसा ही इमोशनल ब्रेन सेंटर है जो कि एक्सट्रीमली पुराना है, ओल्ड है। ब्रेन का ये पार्ट हमारे यंगर कॉर्टेक्स यानी कि सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता है। डैनियल गोलमैन के हिसाब से इसका मतलब होगा कि इमोशंस हमारे माइंड से भी स्ट्रांग होते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट माइंड प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर पूरी तरीके से यूजलेस साबित हुए हैं। विंसेंट वॉन गो एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अपने इमोशनल इश्यूज के चलते इतने बड़े टैलेंटेड पेंटर ने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली थी। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे कर्ट कोबेन और एमी वाइनहाउस जैसे लोग। ये सब स्मार्ट और अपने अपने फील्ड के टैलेंटेड लोग थे, लेकिन उनकी अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स के चलते इनकी सारी एबिलिटी बर्बाद हो गई। आगे अगर हम बात करें 5 डोमेन्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, तो EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके देखें तो इसे समझना ना काफी हद तक आसान होगा। आइए कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कि अपने इमोशंस को पहचानिए। बहुत से लोग अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं और फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं। जैसे कि हम सब कभी ना कभी किसी भी बात को लेकर के जेलस होते हैं, क्योंकि एक नेचुरल इमोशन है।
लेकिन जब हम ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना ही गुड इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टेप है। ऐसे काफी सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने अंदर ये चीज ट्यून इन कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है और इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आराम से बैठ जाइए, धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लीजिए और माइंड को शांत रखिए। हालांकि आपके माइंड में काफी सारी इधर उधर की बातें घूमनी शुरू हो जाएगी। क्या मैंने ओवन का स्विच ऑफ किया, या मैंने उसको फोन किया, अरे वो असाइनमेंट तो किया ही नहीं, अरे आंटी को वो बोलना था, बहुत सारी बातें। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अपने माइंड में थॉट्स को चलने दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये सारे थॉट्स बस आए और चले जाए। आपको किसी भी थॉट को पकड़कर नहीं बैठना है, वरना ये आपके माइंड और जजमेंट पावर को क्लाउड कर देगी। जब आपका माइंड रोज की चिक चिक से फ्री हो जाएगा तो आपके लिए अपने इमोशनल स्टेट को परसीव करना काफी आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आज आप पूरा दिन बहुत ही परेशान रहे, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा दिन आप अपने पार्टनर के साथ हुए झगड़े को लेकर के परेशान थे, लेकिन आपकी डेली की अनइम्पोर्टेंट चीजों ने इस रियल रीजन को क्लाउड कर दिया था, राइट? आगे दूसरा पॉइंट है इमोशनल मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है। हालांकि ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। और ज्यादा स्पेसिफिक वे में मैं बोलूं तो आप कुछ हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। ये टॉपिक स्टेट ऑफ फ्लो के काफी क्लोज है, जिसे फ्लो बुक पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, खाली दिमाग शैतान का घर। नई कहावत यहाँ पर अप्लाई होती है, क्योंकि खाली बैठे रहने से हमारे दिमाग में नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। इसके बजाय किसी एक चीज पर फोकस कीजिए और जितना हो सके उतनी देर तक कंसंट्रेशन बनाकर रखिए। लेकिन इस बीच अपना फोन या सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्कुल चेक ना करें। अगर आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है तो कुछ टाइम के लिए इन चीजों को भूलना होगा। एग्जैक्टली। बेशक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें काफी मदद करती है, लेकिन अक्सर हम इसका मिसयूज करते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ये साबित कर चुके हैं कि जो लोग ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या एंग्शियस होते हैं, वो सोशल नेटवर्क में बाकियों से ज्यादा टाइम एक्टिव रहते हैं। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और कुछ प्रोडक्टिव करने की बजाय ये डिप्रेस्ड लोग बेकार में ही अपने सोशल नेटवर्क प्रोफाइल को घंटों तक स्क्रॉल करते हैं, देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो जिन लोगों को एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए 10 सेकेंड्स रूल सबसे बढ़िया है। और ये नियम बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है तो आराम से बैठ जाइए और काउंटिंग शुरू कर दीजिए 1 से लेकर 10 तक। ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ तक कि बहुत ही गुस्सेल और इम्पल्सिव लोगों को भी ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल लगी। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए पहले तो आप एंगर के फर्स्ट साइंस को पहचानें, जैसे कि अपटाइटनेस, मसल्स में टेंशन फील होना या फिर डिजीनेस। इन सिम्टम्स के बाद ही असली गुस्सा शुरू होता है। लेकिन जैसे ही आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे, आप तुरंत 10 सेकेंड्स वाली एक्सरसाइज को करना शुरू कर दीजिए और फिर आप देखिए कि आप कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है मोटिवेट योरसेल्फ। इसका बेस्ट तरीका है कि आप खुद को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देते रहे, लेकिन इस चक्कर में ओवर द टॉप ना चले जाए, क्योंकि अक्सर लोग रिवॉर्ड्स के एडिक्टिव हो जाते हैं। रिवॉर्ड आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, ये तो बस आपको आपके गोल में मोटिवेट करता है। हर रोज बाहर जाकर के पार्टी करने की बजाय आप कुछ स्पेशल ओकेजन्स का वेट करें, इससे आपको और मजा आएगा और रिवॉर्ड का भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मोटिवेशन के लिए हमेशा रीजनेबल गोल्स को सेट कीजिए। जैसे कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है तो ये कोई इजी काम नहीं है। आपको इसे कुछ छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा जो कि आप इजीली पा सके। अब जैसे आप अपनी इमोशनल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहले दूसरे डोमेन जैसे कि एम्पैथी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो एसेंस में आपको गोल एग्जैक्टली कैसे रखने चाहिए, आइए जानते हैं। फर्स्ट है कि मॉडरेटली हार्ड। जाहिर सी बात है आप कोई ऐसा टास्क तो चूज नहीं करेंगे जो बहुत ही आसान हो या बहुत ही हार्ड हो, क्योंकि इजी गोल्स आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा और ज्यादा हार्ड आप ले लेंगे तो वो आपको बहुत परेशान कर सकता है। तो थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा है कि यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक। जब तक आपको अपने एक्शंस का आउटकम पता नहीं होगा, आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ मस्ट। जी हाँ, अगर हर चीज प्लान के हिसाब से चलने लगे तो समझ लीजिए कि आप राइट ट्रैक पर हो। एक चीज हमेशा याद रखो कि फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने की फिराक में रहते हैं। आपको फ्लो बुक पे अपने गोल्स के बारे में और भी ज्यादा जानने का मौका मिलेगा, तो आप इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। आगे फोर्थ पॉइंट है एम्पैथी।
ये कोर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। फिर भी आज के टाइम में हम लोग अनएम्पैथेटिक और इनडिफरेंट होते जा रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। एक तरफ तो आजकल वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमें इसकी आदत सी हो गई है और लोग टीवी वगैरह में इतना ज्यादा वायलेंस वाले प्रोग्राम देखने लगे हैं कि दूसरों की तकलीफ को देख करके भी लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। बड़ी अजीब बात है और ये चीज बहुत ही डेंजरस है हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए हम इंसानों में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम एम्पैथी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बस आपको इसके एरियाज पर थोड़ा वर्क करना होगा। जैसे कि दूसरों को ऑब्जर्व कीजिए। अक्सर हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे दोस्त या फैमिली वाले क्या फील कर रहे हैं। हम उनकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करते, लेकिन उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट पर उनकी फीलिंग्स क्या है या वो कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरा है कि अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझना पड़ेगा। जिससे आपकी बात हुई उस इंसान से बात करने के बाद खुद से ये पूछिए इस इंसान को क्या फील होता होगा, उसके इमोशंस क्या होंगे। कुछ बिहेवियरल साइंटिस्ट इसे कॉग्निटिव पार्ट ऑफ एम्पैथी बोलते हैं। और आगे आपको ध्यान रखना है रेजोनेट विद अदर्स। जी हाँ, एक रिदम सेट कीजिए दूसरों के साथ। ये लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और शायद सीखने के लिए बहुत ही मुश्किल वाला भी। दूसरों के साथ सही तरीके से रेजोनेट करने के लिए आपको उनकी जगह खुद को रख करके सोचना होगा। ये एक दो धारी तलवार जैसी चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग भी अच्छी बात नहीं है। तो डैनियल गोलमैन उनके बारे में बताते हैं जिन्हें एलेक्स्थीमिया होता है। ऐसे लोग अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि कैसे अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाले या किसी से शेयर करे। लेकिन हम सब भी ना कभी इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। बट ऐसा कितनी बार हुआ कि आपको कुछ फील हुआ लेकिन आप उसे बोल ही नहीं पाए। आपको जवाब देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है। जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप अपनी इनर स्टेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जैसे कि आप मेडिटेट कर सकते हैं और भी कई टेक्निक्स है। अगर आप साइकोलॉजी को लेकर के क्यूरियस है तो इमोशंस पर किताबें पढ़िए। और अगला पॉइंट है कि पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स। जी हाँ, जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं वो दूसरों के साथ अपने रिलेशन को लेकर के एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हर रिश्ते में रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी इश्यूज सही ढंग से सुलझा लेना चाहिए। मान लीजिए आपकी अपनी दोस्त से फाइट हो गई है, लेकिन फिर भी अपना गुस्सा ठंडा करके आप उसे कॉल जरूर करें, क्योंकि बड़े लोग और समझदार लोग कोई भी दुश्मनी नहीं रखते हैं और ना ही उनमें बदले की फीलिंग्स होती है। अब लेकिन इसका ये मतलब भी तो नहीं है कि हमेशा आप ही माफी मांगे, बल्कि इसके एकदम उलट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जानता है कि कब आपको सॉरी बोलना है और कब सॉरी नहीं बोलना है। तो ऐसे कई मौके होंगे जब आपकी एक सॉरी बिगड़ी हुई बात बना देगी, लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है तो भी आपको मैटर सॉल्व करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आप कुछ यूं बोल सकते हैं कि भाई देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरी भी थोड़ी गलती थी। एक दूसरे को ब्लेम करने से अब होगा क्या, अब झगड़ा खत्म करते हैं क्योंकि तुम एक अच्छे दोस्त हो यार मेरे। सिंपल है ना। और आई थिंक आप ऐसा कर सकते हैं, ये लाइन आप बोल सकते हैं। तो इस लाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। कहीं भी आपको लग रहा है कि कुछ भी रिलेशनशिप में झोल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर के साइकोलॉजिस्ट एक बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हैं। जिस नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं वो हमारे इमोशंस डिसाइड करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड को लेकर के हमारी नॉलेज इनडायरेक्ट होती है। तो अब आप पूछेंगे कि मैं कैसे इसे अपनी इमोशनल लाइफ में अप्लाई करूं। वेल, मान लीजिए आप अपने पार्टनर से नाराज हैं और अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आप अपने एक्शंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप शांत होंगे तभी आपको सिचुएशन ज्यादा क्लियर वे में नजर आएगी और तभी तो आपको पता चलेगा कि आप उसे कुछ ज्यादा ही गलत समझ बैठे थे। बात इतनी नहीं थी और तल का ताड़ बना दिया खामखा। या फिर मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपको बार बार कॉल किए जा रहा है और आपको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रही है और बहुत ही इरिटेशन हो रही है, और जब आपको ये भी लगता है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या रही है, तो आपका गुस्सा फूट पड़ता है। अब तो कंट्रोल करने की बात ही नहीं है। तो इसके बजाय आप खुद से बोलिए यहाँ पर तुरंत, अगर वो मुझे बार बार फोन कर रहा है या फोन कर रही है तो क्या हुआ भाई, जरूरी नहीं है कि वो कंट्रोल कर रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि उसे मेरी ज्यादा फिक्र हो, वो मुझसे ज्यादा प्यार करता हो सकता है ना। तो ये वाली ट्रिक ना आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स के बारे में।